क्या आपको पता है कि आपसे झूठ बोला जा रहा है? Okay. महाना अरबों रुपए इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि आपको रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से कंफ्यूज रखा जाए। Okay. क्या आपको पता है कि आप तारीख के एक अहम मोड़ पे खड़े हैं? Okay. पर सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ कर कौन रहा है? ऑयल कंपनीज ने अपनी पूरी रिसोर्स लगाई हुई है ताकि आपको कंफ्यूज रखा जाए रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से। खैर, इन सब बातों को समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि एक सनदी तरक्की, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे आती है। और उससे पहले आपको रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए, जिस पे हमने एक डिटेल्ड वीडियो अपने इसी चैनल पे, इससे पिछली वाली वीडियो वही थी रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से, और उसका लिंक आ रहा होगा यहाँ पे कहीं पे, आप उसको जाके देख सकते हैं। और हमें देखना पड़ेगा फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ, जो कि स्पीयर हेडेड था बाय ब्रिटेन। 1760 के अंदर फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ ब्रिटेन के अंदर। खैर, एक माहिर इकोनॉमिक्स यानी कि एक इकोनॉमिस्ट के नजरिए में 3 चीजें जरूरी होती हैं किसी भी सनदी तरक्की के लिए, यानी कि एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए। पहली, एक नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक नया मोड ऑफ कम्युनिकेशन, और तीसरा एक नया एनर्जी सोर्स। 1760 के अंदर जो है आपका नया मोड ऑफ कम्युनिकेशन था प्रिंट और टेलीग्राफ। सेकेंड चीज थी आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्टीम इंजन इस्तेमाल करना शुरू किए गए थे। 1712 के अंदर पहले स्टीम इंजन ने स्टैफोर्डशायर माइन से पानी पंप किया था एट 1% एफिशिएंसी। नॉट दैट ग्रेट, राइट? लेकिन आने वाले कुछ सालों में साइंसदान जैसे कि जेम्स वॉट ने उसकी एफिशिएंसी को 10 गुना बढ़ा दिया। खैर, इन तीनों चीज़ों को मिला के ब्रिटेन कामयाब हो गया था फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को स्पीयरहेड करने के अंदर। और फिर आपको पता चला कि बाद में जाके उसने ऑलमोस्ट सारी दुनिया के ऊपर कब्जा कर लिया। खैर, उसकी इकोनॉमी बहुत बूस्ट हुई, उसने बहुत फ़ायदा उठाया इन सब चीज़ों से। और 1870 के अंदर आई सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और इसकी बुनियाद तब बनी जब स्टीम इंजन ने रास्ता दिया इंटरनल कंबशन इंजन को। 1863 के अंदर एथन लिनॉय ने अपनी लिनॉय मोटर, जिसका नाम हिप्पोमोबाइल भी है, उसके ऊपर पूरे पेरिस की सैर करी। और उस वक्त उस गाड़ी की स्पीड थी एक astoundingly 4 miles per hour। एक फन फैक्ट ये भी है कि एक हिप्पोपोटामस, जिसके नाम पे इस इंजन का नाम रखा गया था, वो अगर अपने दौड़ने पे आए तो वो इससे डबल स्पीड पे दौड़ सकता है। उस वक्त उस इंजन की एफिशिएंसी थी 4%। खैर, बाद में और बहुत सारे जीनियस साइंटिस्ट आए, जिसमें निकोलस ऑगस्ट ऑटो और क्रिश्चियन कार्ल डीजल सरफहरिस्त हैं। इन लोगों ने अगले कुछ सालों में इस इंटरनल कंबशन इंजन की एफिशिएंसी पे 4 चांद लगा दिए। खैर, उस वक्त जो 3 चीज़ें थीं जिसकी वजह से सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, वो ये थी कि नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन गया था इंटरनल कंबशन इंजन, नया मोड ऑफ पावर हो गया था ऑयल्स को जला रहे थे, और थर्डली नया फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन था टेलीफोन, रेडियो और टेलीविज़न। 1882 के अंदर थॉमस एडिसन ने एक फर्स्ट कोल पावर प्लांट के जरिए न्यूयॉर्क एक पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है उसको पावर दिया था। और उसी टाइम के अंदर उसने एक फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी की बेसिस रखी थी कि उसने पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया था सेम ईयर के अंदर। खैर, तो अगर मुद्दे पे आए तो एक बात रियलाइज करने की ये है कि इस वक्त हम थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से गुजर रहे हैं। इस वक्त आपके पास अभी न्यू मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंटरनेट है, न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, और न्यू मोड ऑफ पावर है रिन्यूएबल एनर्जी। चीजें हमें इस वजह से नहीं पता क्योंकि ऑयल कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रही हैं ताकि आप तक ये हकायक ना पहुंचे और आपको कंफ्यूज ही रखा जाए। और बहुत सारी ऐसी तरह की बातें आपको सुनने में मिलती हैं कि क्या स्मार्ट ग्रिड एक फंक्शनल चीज़ है, क्या वाकई में सारी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी पे आ सकती है। इसके लिए मैं आपको कुछ सर्टेन फैक्ट्स बताता हूँ। क्या आपको पता है कि सूरज 88 मिनट्स में 470 एक्साजूल्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अगर हम इसमें से 2% भी हार्वेस्ट कर लें तो हमारे 12 साल की एनर्जी निकल आएगी। The amount of energy that blows on this planet, अगर हम उसका 20% भी हार्वेस्ट कर लें तो वो 8 times the energy we require के बराबर हो जाएगा। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर जो मेन की रोल प्ले कर रहे हैं वो इस वक्त चाइना और यूरोपियन कंट्रीज कर रहे हैं। चाइना ने अपना ये इरादा किया है कि बहुत जल्दी वो 60% ऑफ द टोटल पावर जो हार्वेस्ट कर रहा है वो रिन्यूएबल एनर्जी से करेगा। सेकेंडली, जर्मनी ने ये प्लान किया है कि आने वाले 20 सालों में वो कोल की जितनी भी प्रोडक्शन है वो कंप्लीटली फेज आउट कर देगा। इस वक्त पाकिस्तान में 56% ऑफ द टोटल एनर्जी फॉसिल फ्यूल से ली जाती है, और बाकी जो है वो कुछ हिस्सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से आता है, बाकी जो है वो सोलर और विंड से आता है तकरीबन 7-8% के करीब, और फिर 5% जो है वो न्यूक्लियर से आता है।
बात यह है कि हमें किसी तरह से ये जो 56% है ना, इसको हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे लेके आना है। अब ये सोचें, खैर ये एक ख्याली प्लाव ही है, लेकिन अब ये सोचें कि एक ऐसा ज़माना हो कि हमारे पास जितनी भी एनर्जी है वो टोटली फ्री हो। तो सोचें कि आपके पास जो मेन चीज़ ज़रूरी होती है एक सनदी तरक्की के अंदर, एक सनत के अंदर, वो एनर्जी होती है। अगर वो एनर्जी उसको फ्री मिल रही है और वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के जरिए ट्रांसपोर्ट करे अपने गुड्स को दुकानों तक, जो उसके पास मवाद आ रहा है वो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के जरिए आ रहा है, जिनके अंदर जो मेन चीज़ होती है वो फ्यूल होती है, और वो फ्यूल ही जो है वो आपको फ्री मिल रहा है। जस्ट इमेजिन कि आप कितना ज़्यादा बड़े स्केल पे तरक्की हासिल कर सकते हैं। खैर, अब जो ऑयल कंपनीज हैं वो आपको ये बताती हैं कि ये जो सोलर पैनल्स हैं और ये विंड मिल है, ये बहुत टाइम लेंगी मैच्योर होने में, और स्मार्ट ग्रिड एक बहुत अच्छा तरीका नहीं है सब चीज़ों को जो है वो इंटीग्रेट करने का। इस बात का जवाब यह है कि पहले ऐसा ही होता था। ठीक है, 1973 के अंदर एक सोलर सेल की जो कीमत थी वो $75 थी। एज ऑफ टुडे अब उसी सोलर सेल की कीमत जो है 50 सेंट बची है। बहुत जल्दी से तरक्की होती जा रही है, चीज़ें जो है वो अपना कन्वीनियंट से कन्वीनियंट होती जा रही हैं, अफोर्डेबल से अफोर्डेबल होती जा रही हैं, और ये एक प्रोसीजर है जो कि आपके पास हमें लाइट की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन ऑयल कंपनीज आपको ये जानने से रोकना चाहती हैं। क्यों ना रोकें? पिछले 10 सालों में उनका जो सिर्फ नेट प्रॉफिट है वो $900 बिलियन है, और उनमें से उनने शायद 2% भी नहीं इस्तेमाल किया इन यूजिंग ग्रीनर ऑल्टरनेटिव। तो एक ऐसी कंपनी जो कि इतना फ़ायदा उठा रही है, वो क्यों चाहेगी कि उसकी रिस्क पर लात लगे और एक बेटर ऑल्टरनेटिव आवाम की तरफ आए? तो टेस्ला भी यही चाहता था कि आपके पास एक फ्री एनर्जी हो, और रिन्यूएबल एनर्जी एक वाइड शॉट है हमारे पास कि हम फ्री एनर्जी की तरफ जा सकें। हाँ, उसके अंदर कॉस्ट हैं इस वक्त, और 100% फ्री नहीं है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और सेकेंडली, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो मेन मसला होता है वो उनकी बैटरीज़ का होता है, लेकिन बैटरीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से इम्प्रूव होती जा रही हैं और बहुत जल्द जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। एक बहुत प्रॉमिसिंग बात ये है कि नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबॉर्ट्री ने अभी रिसेंटली लैब स्केल के ऊपर 47% एफिशिएंसी अचीव की है एक सोलर सेल से। और ये जो है माहिरीन का ये ही मौक़िफ़ है कि जो ऑयल से एनर्जी हम हार्वेस्ट कर सकते हैं वो ऑलमोस्ट पीक पे पहुंच चुकी है। अब ऑयल से एनर्जी हार्वेस्टेशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ने नहीं वाली, जबकि सोलर और विंड के अंदर अभी भी रिसर्च चल रही है और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आपकी बैटरीज बेहतर होने का, आपकी प्रोडक्शन बेहतर होने का। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब सीन से साइंस। थैंक यू। Okay.